नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। हिस्ट्री सीरीज को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू रूप से फॉलो करें। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सारे ही एग्ज़ामों में ये सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट रिलेवेंट है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। एक तरफ यहाँ पे दिया हुआ है तीर्थ स्थान और दूसरे तरफ दिया हुआ है यहाँ पे स्थान। जैसे नंबर 1 है यहाँ पे श्री सैलम, यह स्थान है, देख पा रहे हैं नल्लामाला पहाड़ी पे, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। श्री सैलम आंध्र प्रदेश के नलमाला पहाड़ी पर भगवान मल्लिका अर्जुन का मंदिर है। मल्लिका अर्जुन का जो संबंध है शिव से है, और यहाँ पे इन पहाड़ियों पे देखेंगे तो पूरा तरीके से यहाँ पे लिंग बनाया गया है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा पार्वती को यहीं पे भ्रामरंबा के रूप में दर्शाया गया है। भ्रामरंबा के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो यह मंदिर शिव और पार्वती को समर्पित एक हिंदू मंदिर के रूप में मौजूद है, और यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और देवी पार्वती के 18 शक्ति पीठों में से एक है श्री सैलम। दूसरा है यहाँ पे ओंकारेश्वर। यहाँ पे दिया हुआ इसका संबंध यहाँ पे सतमाला पहाड़ी से, जो कि बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के मांधाता पहाड़ियों पर स्थित है। प्राचीन नाम इसी का शिवपुरी हुआ करता था, और यह बिल्कुल देखेंगे तो नर्मदा नदी पर, जो कि अमरकंटक पहाड़ियों से होकर निकलती है, नर्मदा नदी पर ओम के रूप में इसी मांधाता पहाड़ी के चारों ओर बहती है। अर्थात जो ओम का जो रूप है इसी प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसी से इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा। ओंकारेश्वर भी एक हिंदू मंदिर है जो वो भगवान शिव को समर्पित है, और यह भी शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तीसरा है यहाँ पे पुष्कर। पुष्कर का संबंध दिया हुआ है यहाँ पे महादेव पहाड़ी से। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पुष्कर जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं राजस्थान के अजमेर में स्थित है। और महादेव पहाड़ी मध्य भारत के अर्थात मध्य प्रदेश की पहाड़ियों की एक श्रृंखला का नाम है महादेव पहाड़ी, इसीलिए भी गलत हो जाएगा। और पुष्कर जो राजस्थान के अजमेर में स्थित है, बिल्कुल नहीं, पुष्कर झील के किनारे, पुष्कर झील भी है और पुष्कर यहाँ पे मंदिर भी है। तो पुष्कर झील के किनारे यह ब्रह्म मंदिर के लिए काफ़ी फेमस है। इस प्रकार देखा जाए तो दूसरा और तीसरा इनकरेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ ए ही यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा, अर्थात करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे नंबर 1 है रॉलेट एक्ट, राजद्रोह समिति, इसी को सेडिशन कमेटी भी बोला जाता है, इसकी सिफारिश पर आधारित था। दूसरा स्टेटमेंट है रॉलेट सत्याग्रह में गांधी ने होम रूल लीग का उपयोग करने की कोशिश की। तीसरा है साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुआ। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। अब इसको थोड़ा डिटेलिंग करना होगा ताकि कॉन्सेप्चुअल वे में सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो पाए। यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम 1919 से। 1919 के इसके बैकग्राउंड को, पृष्ठभूमि को यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि आपको ध्यान होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में खुद गांधी के द्वारा अंग्रेजों का सपोर्ट किया गया था कि भारतीय सैनिक जाएंगे, और बदले में अपेक्षा यही किया गया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से अंग्रेज भारतीयों को सहयोग करेंगे स्वशासन को प्रदान करने में। और उसी क्रम में देखेंगे तो आगे चल के कुछ न कुछ यहाँ पे संवैधानिक सुधार का रास्ता भी एक तरीके से उसका जो मार्ग भी यहाँ पे प्रशस्त हुआ। जुलाई 1918 में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या फिर मोंटफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, जिसके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 को यहाँ पे लागू किया गया था। अब यही आपको समझना है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के साथ अपनी शक्ति साझा करने, या यहाँ तक कि एक बार फिर से जिसको बोला जाता है गाजर और छड़ी की नीति, गाजर और
छड़ी की नीति और अपनी शक्तियों को क्या मैंने बताया कि साझा करने के लिए, जैसे कि केंद्र में या फिर प्रांतों में एक तरीके से द्वैध शासन यहाँ पे लगाया गया था 1919 के माध्यम से। तो थोड़ी बहुत देखेंगे यहाँ पे तो शक्तियों को बंटवारा होते हुए आपको नजर आएगा। लेकिन गाजर और छड़ी की नीति को यहाँ पे भी जारी रखा। गाजर और छड़ी नीति का सीधा सा मतलब है कि किसी संगठन में लोगों को कुछ करने के लिए, मनाने के लिए चीज़ें दी जाए और अगर वे ऐसा करने से इनकार करें तो उन्हें पूर्णतः दंडित किया जाए। तो इसी का सहारा यहाँ पे लिया जाना था 1919 के अधिनियम के माध्यम से, जिसमें देखा जाए तो गाजर का जो प्रतिनिधित्व था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा किया गया और इसके साथ साथ पूरा एक कंप्लीट जो पैकेज मिला हुआ था छड़ी के रूप में, रॉलेट एक्ट, ध्यान रखिएगा, रॉलेट एक्ट यहाँ पे लाया गया था। और इस रॉलेट एक्ट अधिनियम जैसे उपायों ने उस छड़ी का प्रतिनिधित्व किया था जिसके माध्यम से सुधारों के खिलाफ किसी भी अप्रिय आवाज को दबाने के लिए असाधारण शक्तियों का प्रयोग करना था। तो अब यहीं से शुरू हो जाता है यहाँ पे रॉलेट एक्ट मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के ठीक 6 महीने पहले प्रभाव में आने के लिए देखेंगे तो 2 विधेयक उस समय हुआ करता था। थोड़ा डिटेलिंग आप लोग समझने का प्रयास करिए। 2 विधेयक इंपेरियल विधान परिषद में लाया गया था। इंपेरियल विधान परिषद में लाया गया था। उस समय इसी को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला जाता था। जैसे कि इसमें 1861 से लेके 1947 तक जो ब्रिटिश भारत की विधायिका थी, इसे पहले भारत के गवर्नर जनरल परिषद ने और उसके पश्चात देखेंगे तो भारतीय संविधान सभा ने प्रतिस्थापित किया हुआ था। वर्ष 1950 में भारतीय संसद ने यह जगह ले लिया था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी विधेयक या बिल पारित किया जाता था तो इसी इंपेरियल विधान परिषद में। तो 2 यहाँ पे मैंने बताया कि विधेयक पारित करने का यहाँ पे प्रयास किया गया था। उनमें से एक को हटा दिया गया था, लेकिन दूसरा जो मार्च 1919 में भारत अधिनियम 1915 का ही एक विस्तार पारित किया गया था। इसमें देखेंगे तो सरकार का जो उस समय उद्देश्य था, अस्थायी कानून द्वारा भारतीय रक्षा अधिनियम 1915 को जो यहाँ पे लाया गया था, इसके दमनकारी प्रावधानों को बदलना था। इसीलिए भारत में भाषण और सभा की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, प्रेस पर कड़ा नियंत्रण लगाया गया था और आतंकवाद या क्रांतिकारी गतिविधियों पर विचार करने के लिए अधिकारियों ने जो कुछ भी चुना उससे निपटने के लिए सरकार कई प्रकार की शक्तियों से लैस थी। और अब यहीं से शुरू हो जाता है देशद्रोही षड्यंत्र की जांच करने के लिए, जैसे कि ब्रिटिश न्यायाधीश जिसका नाम था सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली राजद्रोह समिति, इसी को बोला जाता है यहाँ पे सेडिशन कमेटी या रॉलेट आयोग द्वारा पिछले साल इंपीरियल विधान परिषद को ली गई सिफारिशों पर यहाँ पे आधारित था। जैसे मैंने बताया था कि 2 प्रावधान लाया गया था, एक को कैंसिल कर दिया गया था लेकिन दूसरे को यहाँ पे पारित किया गया था। अब इसका सबसे जो खतरनाक पहलू ये था कि समिति ने सिफारिश किया हुआ था कि कार्यकर्ताओं को बिना किसी मुकदमे के 2 साल के लिए निर्वासित या कैद किया जाना चाहिए और यह भी यहाँ तक कि देशद्रोही अखबारों पर कब्जा भी कर लिया जाए बिना पर्याप्त सबूत के आधार पे। काफ़ी खतरनाक था, इसी से अंदाज़ा आप लगा पा रहे हैं। इसीलिए इंपीरियल विधान परिषद के सभी निर्वाचित जो भी उस समय भारतीय सदस्य वगैरह जो लोग थे इस बिल के खिलाफ मतदान किया, स्वाभाविक सी बात था। लेकिन उनकी संख्या कितनी थी? बहुत कम थी, अल्पमत में थे और इसे आसानी से वहाँ से पारित कर लिया गया था। सभी चुने गए भारतीय सदस्यों में देखेंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक सब यहाँ पे शामिल थे। तो पूरी तरीके से ये पारित हो गया था और इसी के अंतर्गत देखेंगे, ध्यान से देखते चलिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 3 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से युक्त एक विशेष पैनल को गठित किया गया था। उसके ऊपर कोई अदालत नहीं था, अर्थात इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से एक विशेष पैनल था। जो भी वो डिसीजन लेती
वो अंतिम होता था, उसके ऊपर कोई पैनल नहीं था। यह पैनल भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकार्य साक्ष्य को भी स्वीकार नहीं कर सकता था, कितना भी आप अपने आप को प्रूव कर ले कि हम सही हैं। फाइनली यहाँ पे जो न्यायाधीश चाहते वही होता। इस प्रकार देखा जाए तो नागरिक स्वतंत्रता के आधार पर बंदी प्रत्यक्षीकरण के कानून को निलंबित करने की भी यहाँ पे मांग पूरी तरीके से की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा है यहाँ पे रॉलेट सत्याग्रह में गांधी ने होम रूल लीग का उपयोग करने की कोशिश की, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि अभी मैंने बताया था जब भारतीयों को प्रथम युद्ध में उनके योगदान के लिए एक स्वशासन के लिए उम्मीद की जगी हुई थी, तो उन्हें मॉन्टेस्क्यू रिफॉर्म को बहुत सीमित दायरे और दमनकारी रॉलेट एक्ट का मतलब साथ दिया गया था। इस प्रकार देखा जाए तो भारतीयों को काफ़ी बड़े मात्रा में विश्वासघात लगा था। गांधी को भी यहाँ पे लगा था कि हमने क्या मांगा, क्या हमें मिला, और गांधी ने अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर विरोध का आह्वान किया हुआ था। सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया और इससे होम रूल लीग के साथ साथ देखेंगे तो सभी छोटे छोटे इस्लामिक सहयोगियों के सदस्यों ने यहाँ पे भाग लिया ही लिया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो बिल्कुल ही दूसरा करेक्ट ऑप्शन है। अप्रैल 1919 तक आते आते देखा जाए तो 1857 के बाद से सबसे बड़ा और सबसे अधिक हिंसक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह देखा गया। खुद पंजाब के उस समय उपराज्यपाल थे जैसे कि सर माइकल ओडियार ने कहा भी था कि उसने हिंसक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ विमान का उपयोग यहाँ पे किया हुआ था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरा है साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुआ। अब देखिए ये तो पूरा तरीके से उल्टा हो जाएगा ना। रॉलेट सत्याग्रह कब का आया हुआ है, साइमन कमीशन बाद में आया हुआ है। क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रावधान किया गया था कि शासन योजना की प्रगति का अध्ययन करने और नए कदम सुझाने के लिए एक आयोग को 10 वर्ष के लिए यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा। मैंने 10 वर्ष बाद यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 8 नवंबर 1927 को ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय स्टैनली बाल्डविन के काल में ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन के नाम से प्रसिद्ध 7 सदस्यीय भारतीय वैधानिक आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका भारतीयों ने विरोध किया हुआ था। और विरोध करने का कुछ इम्पोर्टेंट कारण था, जैसे कि समय से पहले भेज देना, 10 साल बाद भेजा जाना था, लेकिन देख पा रहे 1919 में लागू किया गया, 1929 तक भेजा जाना था, लेकिन 1927 में ही इसको भेज दिया गया। कोई इसमें भारतीय सदस्य नहीं था, तो समस्या तो थी यहाँ पे। इस साइमन कमीशन को सिफारिश करनी थी कि क्या भारत आगे के संवैधानिक सुधारों के लिए तैयार है, क्या भारतीय इतने मैच्योर हो पाए हैं कि स्वशासन जैसी गतिविधियों को या फिर जो भी शासन प्रशासनिक संबंधी गतिविधियों को चला सके। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे कब का आया हुआ है, बाद में आया है 1927 में, और रॉलेट सत्याग्रह पहले यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 और 2। तो जानबूझ के मैंने डिटेलिंग करने का प्रयास किया ताकि यहाँ से प्रश्न देखिए काफ़ी बनते ही बनते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्त। देखा जाए तो तीनों के तीनों उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे ही। अब ये आर्थिक आलोचक का मतलब क्या है उपनिवेशवाद के? इसका सिंपल सा मतलब है कि औपनिवेशिक आर्थिक वर्चस्व और शोषण की प्रकृति और चरित्र की समझ, इन सबका जो एनालिसिस करते हुए इन लोगों ने किया। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरी तरीके से धीरे धीरे परिपक्व होता गया। इसके विरोध करने वाले शुरुआती नेताओं में से जैसे कि नरमपंथी लोग थे ही यहाँ पे, नरमपंथी, इनका जो तरीका होता था जैसे कि लोकप्रिय व्याख्यान देना, पंपलेट छपवाना, समाचार पत्र, नाटक, गीत। इसके अलावा राष्ट्रवादी आंदोलन के माध्यम से जागरूकता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि उतने बड़े मात्रा में आंदोलन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखा जाए तो जरूर ही इन लोगों के द्वारा भीड़ इकट्ठा करने का यहाँ पे प्रयास किया गया। जो भी नाम है जैसे दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्त, और भी नाम है जैसे कि जीवी, ठीक है,
जीवी जोशी है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, पृथ्वी चंद्र रे, इसके अलावा और भी बहुत सारे सैकड़ों राजनीतिक कार्यकर्ता, पत्रकार सब इसमें शामिल थे, जिन्होंने अर्थव्यवस्था का पूरी तरीके से एनालिसिस किया, छानबीन किया और औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की संपूर्ण सीमा का अध्ययन करते हुए यहाँ पे इन लोगों ने आलोचना करना शुरू कर दिया कि वाकई में क्या हो रहा है। तो पूरी तरीके से धन का बहिर्गमन हो रहा है, अर्थात भारत से जो धन का जो बहिर्गमन है कहाँ हो रहा है, ब्रिटेन हो रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें दादा भाई नौरोजी थे, इनको पूर्व गांधीवादी युग में भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। ड्रेन थ्योरी इन्हीं के द्वारा दी गई। जी सुब्रमण्यम अय्यर 1878 में द हिंदू के संस्थापक थे। तमिल अखबार 1882 में स्वदेश मित्रन इन्हीं के समय निकला हुआ था, इन्हीं के नेतृत्व में। वैसे ही नाम है यहाँ पे आरसी दत्ता का, ध्यान रखिएगा, रोमेश चंद्र दत्त, नाम से ही लग रहा है ना, देख पा रहे हैं, आरसी दत्त, रमेश नहीं, रोमेश चंद्र दत्त। ये भी एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी थे और इनके द्वारा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रकाशित की गई, जिसमें 1757 के बाद से औपनिवेशिक शासन के संपूर्ण आर्थिक रिकॉर्ड की विस्तार से जांच की गई थी। जो कि ऑलरेडी देख पा रहे हैं, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी थे, उस समय आईसीएस होता था, तो काफ़ी वेल टैलेंटेड थे। ठीक है, करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा तीनों, डी, 1, 2 और 3। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट है, इसने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और करों की चोरी की वकालत की। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, यहाँ पे कॉमन सेंस लग रहा है कि यहाँ पे इन लोगों ने डायरेक्टली कोई सपोर्ट नहीं किया था, तो पहला गलत हो जाएगा। यह सर्वहारा वर्ग के लिए तानाशाही स्थापित करना चाहती थी, यह भी गलत हो जाएगा। इसने अल्पसंख्यकों और उत्पीड़ित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की वकालत की हुई थी, ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि ये सब वकालत करने वाले देखा जाए तो अल्पसंख्यकों के लिए जैसे मुस्लिम लीग था, दलितों के लिए अम्बेडकर यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे कोई ऐसा नाम नहीं है, इसीलिए तीनों का तीनों गलत हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, कोई नहीं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में आप लोग जान लीजिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक समाजवादी समूह के रूप में मौजूद था, समाजवादी समूह के रूप में मौजूद था और इसकी स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा यहाँ पे की गई थी। आगे चल के जयप्रकाश नारायण की जो पुस्तक है समाजवाद क्यों, भारत में समाजवाद की प्रासंगिकता, सब यहाँ पे लिखा गया था। और राम मनोहर लोहिया को भी आपको भूलना नहीं चाहिए, अभी देख पा रहे उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो राम मनोहर लोहिया ने एक पत्रिका कांग्रेस सोशलिस्ट प्रकाशित किया हुआ था, कांग्रेस सोशलिस्ट प्रकाशित किया हुआ था। इसका उद्देश्य था स्वशासन हो गया, ठीक है, या फिर आज़ादी हो गया, स्वतंत्रता संग्राम हो गया। इसीलिए देखेंगे तो आज़ादी के बाद से पूरी तरीके से, ठीक है, मतलब इसको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि जो भी इसका लक्ष्य था लगभग वो यहाँ पे मिल ही गया था। लेकिन चूँकि समाजवाद है तो समाजवाद तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, इसीलिए जयप्रकाश नारायण को, इसके अलावा राम मनोहर लोहिया को देखेंगे तो समाजवाद के काफ़ी प्रखर नेताओं में से एक माना जाता है। अपने आजीवन स्वतंत्रता के बाद से भी देखेंगे तो समाजवाद के ही धर्रे पे ये लोग चलने का प्रयास किए। अब ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ध्यान रखिएगा, इसकी जो विचारधारा थी देखेंगे तो गांधीवाद हो गया, इसके अलावा मार्क्सवाद की, समाजवाद की बात की जा रही है तो बिना मार्क्सवाद के कंप्लीट नहीं होगा। मार्क्सवाद, गांधीवाद, उदारवाद, पश्चिम के सामाजिक लोकतंत्र में लोग विश्वास करते थे। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखते थे और इनका लक्ष्य था राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता और उसके साथ साथ समाजवाद को लाना। इनकी मांग क्या थी, इसको लाए कब लाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा समाजवाद, जब तक जमींदारी व्यवस्था रहेगी क्या समाजवाद को लागू किया जा सकता है,
धन का संकेंद्रण होगा। पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी तो क्या लागू किया जा सकता है? नहीं लागू किया जा सकता है। तो इसीलिए देखेंगे तो पूंजीवादी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, रियासतों के उन्मूलन पर ये लोग बल दे रहे थे। उन्होंने कांग्रेस के लिए एक व्यापक आधार बनाने के लिए श्रमिकों और किसानों को लाने के साथ बुर्जुआ कह सकते हैं या मध्य वर्ग के साथ यहाँ पे हाथ मिलाया हुआ था। करेक्ट उत्तर डी है यहाँ पे। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। क्या परिभाषित किया हुआ था? न्यायपालिका और विधायिका के बीच सत्ता का पृथक्करण, गलत हो जाएगा। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के क्षेत्राधिकार, बी ही यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया जरूर था लेकिन इसको लागू किया गया था 1921 में जाके इसको लागू किया गया था। और इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, जैसे कि इसने प्रांतीय और केंद्रीय और प्रांतीय विषय कह सकते हैं इसको विभाजित किया और प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण को यहाँ पे पूरी तरीके से कमजोर करने का प्रयास किया गया। प्रांतों पे केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं को उनकी विषय सूचियों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत भी इसमें किया गया था। इसने आगे प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया। पहला तो था हस्तांतरित, दूसरा था यहाँ पे अहस्तांतरित। अहस्तांतरित आरक्षित विषय, जैसे कि हस्तांतरित विषयों को विधान परिषद के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की सहायता से गवर्नर द्वारा प्रशासित किया जाना था। जो भी उसमें लिस्ट होता था ना कि कौन कौन सा यहाँ पे पोर्टफोलियो है। आरक्षित विषयों को गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा विधान परिषद के लिए जिम्मेदार हुए बिना प्रशासित यहाँ पे किया जाता था। अब जो भी आरक्षित है, जैसे कि आप यहाँ पे वित्त विभाग ही ले लीजिए, मतलब यहाँ पे धन से संबंधित जो भी एक्टिविटी थी देखा जाए यहाँ पे, तो अहस्तांतरित आरक्षित कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया था। इसी को यहाँ पे द्वैध शासन प्रणाली के रूप में भी यहाँ पे जाना गया। और इसने देश में पहली बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की यहाँ पे शुरुआत की। और इस समय जो भी लोग यहाँ पे चुन के गए थे प्रांतों में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो मताधिकार इनको यहाँ पे दिया गया था, जैसे कि संपत्ति के आधार पे, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में मताधिकार यहाँ पे दिया गया था। लेकिन दोनों सदनों के अधिकांश सदस्यों को प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा यहाँ पे चुना गया था, लेकिन सीमित मताधिकार के द्वारा। पूर्ण वयस्क मताधिकार आज़ादी के बाद से ही आएगा, अदरवाइज आज़ादी के पहले 1947 के पहले कहीं भी हो तो आपको सीमित मताधिकार ही यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है मध्यकालीन भारतीय राज्य और दूसरे तरफ दिया हुआ है यहाँ पे वर्तमान क्षेत्र। वर्तमान क्षेत्र जैसे कि चंपाक है मध्य भारत में, इसके अलावा और भी क्षेत्र हैं, दुर्गरा है जम्मू में, कुलूत है मलाबार में। आइए हम लोग बारी बारी से इसके क्रॉस चेक करते हैं। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे चंपाक। चंपाक यहाँ पे दिया हुआ है मध्य भारत में, जबकि ये मध्य भारत में नहीं हो जाएगा। वर्तमान क्षेत्र देखा जाए यहाँ पे तो चंबा का क्षेत्र हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। दुर्गारा यहाँ पे दिया हुआ है जम्मू में, बिल्कुल करेक्ट है। कुलूत दिया है मालाबार में, कुलूत मालाबार में नहीं होगा, कुलूत अर्थात ये कुल्लू में हो जाएगा, कुल्लू में। और भी क्षेत्र है, जैसे कि अगर हम लोग मालवा की बात करें तो मध्य भारत में, कामरूप हो गया असम में, उत्कल हो गया उड़ीसा में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे देख पा रहे हैं दुर्गारा है, दुर्गारा है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया भी है केवल और केवल 2, क्योंकि पहला और तीसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से साम्राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए थे? जहाँ जहाँ बुद्ध की एक्टिविटी हुई, तो बुद्ध की एक्टिविटी देखा जाए तो देखिए कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं पालना है। बिहार और जो कुछ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यही एरिया बुद्ध का सीमित था, क्योंकि उस समय पैदल यात्रा करना था। ये नहीं कि बुद्ध इधर गंधार की तरफ चले गए, बुद्ध इधर उज्जैन की तरफ आ गए। पैदल यात्रा करना उस समय इतना आसान नहीं होता था, खासकर उन विषम परिस्थितियों में, जंगलों से भरा पूरा क्षेत्र हुआ करता था। तो आपको सावधानीपूर्वक मैप बना लेना है। मैप में अगर आपको लोकेशन क्लियर होगा, 16 के 16 महाजनपद होगा, तो आसानी से इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि अवंती है, देख पा रहे हैं अवंती कहाँ गया, इधर मध्य प्रदेश साइड आ गया।
गंधार कहाँ चला गया, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों की तरफ चला गया। तो इतनी दूर तो बुद्ध जा नहीं सकते थे। बाकी जो कौशल है, मगध है बिहार और, ठीक है, मैंने मगध बिहार में, कौशल उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ, तो यहाँ पे बुद्ध की एक्टिविटी रही। बुद्ध यहाँ पे कौशल, मगध, इसके अलावा और भी क्षेत्र था इधर, ठीक है, वैशाली, वज्जी, इनके साम्राज्यों में गए, कस्बों और गांवों का भ्रमण भी किया बुद्ध, और वहाँ पे जाके उन्होंने दर्शन की शिक्षाएं भी दी लोगों को, मतलब उनकी भाषा में, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, जैसे कि गंधार बहुत दूर है, गंधार का संबंध देखा जाए तो बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। हालांकि आगे चल के अशोक जब आएगा, अशोक, तो अशोक का पूरा पूरा कंट्रोल होगा ही होगा। तो अशोक के समय गांधार बौद्ध संस्कृति से प्रभावित हुआ था। वैसे ही यहाँ पे अवंती है, अवंती का बुद्ध के जीवन से कोई प्रत्यक्ष संबंध यहाँ भी नहीं है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 3 और 4, डी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, भारत में बाबर के आगमन के कारण हुआ। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। नंबर 1 है यहाँ पे उपमहाद्वीप में बारूद का परिचय। देखेंगे तो उपमहाद्वीप में बारूद का जो परिचय है, ठीक है, ये तो बहुत पहले हो चुका था। जैसे कि मंगोलों के आक्रमण के बाद ही देखा जाए, या फिर मंगोल आक्रमण के दौरान ही यहाँ पे बारूद और बारूद के हथियारों को भारत में पहुंचा दिया था। इसी को चीन में देखेंगे बारूद को, तो काला सोना भी इसे बोला गया था, काला सोना। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। और इसीलिए माना जाता है कि चीनी बारूद तकनीक लगभग 14वीं सदी के मध्य तक भारत में आ गई थी, लेकिन मंगोलों द्वारा इसे बहुत पहले लाया गया था, माने 14वीं सदी के पहले लाया गया था। और यही कारण है कि मंगोलों ने लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास चीन और भारत के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों पर विजय भी किया हुआ था, क्योंकि इससे इतना आसान नहीं था। देख पा रहे आज भी बारूद जो बम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बड़े से बड़े सेनाओं को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त मटेरियल होता है। और ऐसा माना जाता है कि मंगोलों ने भारत के आक्रमण के दौरान चीनी बारूद हथियारों का प्रयोग किया हुआ था। इसीलिए ये कहना गलत होगा कि उपमहाद्वीप में बारूद का परिचय भारत में बाबर के आगमन के कारण हुआ, गलत हो जाएगा। इस क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय। देखिए, मेहराब और गुंबद का जो परिचय है देखा जाए तो तुर्कों द्वारा मोहम्मद गोरे के आक्रमण के बाद से ही धीरे धीरे भारत में बनना शुरू हो चुका था, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस क्षेत्र में तैमूर वंश की स्थापना, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो मुगल लोग थे, मुगल लोग का जो पेट्रियार्कल कह सकते हैं पितृसत्तात्मक समाज तो मौजूद था ही। पिता के तरफ से ये लोग तैमूरी वंश के थे, तिमूरी वंश भी से बोला जाता है, और माता की तरफ से यहाँ पे देखा जाए तो ये लोग मंगोल वंश के थे। तो मुगलों ने, ठीक है, मंगोलों से अपना नाता बहुत अधिक जोड़ने का प्रयास नहीं किया, बल्कि मुगलों ने, ठीक है, अपने पिता की तरफ से अर्थात कह सकते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी की तरफ से यहाँ पे जुड़ना, ठीक है, चाहा, इसीलिए उनको तिमूरी वंश बोला जाता है। इसके पीछे अलग अलग लॉजिक दिया जाता है यहाँ पे, जैसे कि मंगोलों का नाम देखा जाए तो पूरे विश्व में काफ़ी ही बदनाम है, जिससे हिटलर का है। हिटलर तो मंगोलों के सामने बच्चा ही है। जिस प्रकार से कत्लेआम किया गया मंगोलों के द्वारा, हिटलर ने भी किया, ठीक है, लेकिन खैर वो तो अलग ही एक एस्पेक्ट है, आपको समझना है। तो इस क्षेत्र में तैमूर वंश की स्थापना, ठीक है, तीसरा करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर पर एक मार्च का आयोजन किया क्या था? एक मार्च का आयोजन किया था। जैसे कि गांधी के द्वारा यहाँ पे दांडी से जो नमक यात्रा निकाला गया था, ठीक वैसे ही देखेंगे तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा था। वैसे ही दक्षिण में तिरुचिरापल्ली हो जाएगा, इधर है यहाँ पे तिरुचिरापल्ली के क्षेत्रों से यहाँ पे किया गया था। सी राजा गोपालाचारी नमक कानून तोड़ने के लिए एक मार्च का आयोजन किया गया था। मार्च महीना नहीं, मतलब ठीक है, मार्च बोलते हैं ना इसको, मूवमेंट का आयोजन किया गया था अप्रैल 1930 में तंजौर तट पर तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक, इसी को तिरुचिरापल्ली को तिरुचि बोला जाता है, तिरुचि टू वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व किया
और उनको उसी दरमियान गिरफ्तार कर लिया गया था। काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है राजगोपालाचारी, भारत के पहले और अंतिम वायसराय, पहले और अंतिम वायसराय या फिर भारतीय गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे कि इनको सबसे पहले वायसराय या भारतीय गवर्नर जनरल कब बनाया गया था, कमेंट जरूर करें। उन्हें 1954 में भारत की आज़ादी के पश्चात से भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो करेक्ट उत्तर तो बी ही है। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, जैसे कि चिदम्बरम पिल्लाई है, ठीक है। चिदम्बरम जो पिल्लाई एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। इसी को बोला जाता है BISNC, ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी। तो उन्होंने ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के स्थापना नहीं की, ठीक है, सॉरी, ठीक है, मुझे लगा मैं सही बोल रहा हूँ। ये जो कंपनी थी, इसके एक अधिकार के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इनके द्वारा 1906 ईस्वी में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की गई थी। और भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक तुतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट का नाम इन्हीं के नाम पे यहाँ पे रखा गया था। इसके अलावा है के कामराज। ये तो इनका टाइम बहुत बाद में आता है। के कामराज स्वतंत्रता के बाद से देखा जाए तो बिल्कुल ही जो गांधी परिवार था, कांग्रेस परिवार था, उसमें एक और नाम जुड़ जाता है के कामराज का। इनको भारतीय राजनीति में किंग मेकर के रूप में भी इनको जाना जाता है। और इन्होंने मद्रास राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई और ज़रूरतमंदों और वंचितों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम किया था। एनी बेसेंट का नाम तो आपको पता ही होगा। वह भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। उन्होंने द कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया जैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट समाचार पत्र शुरू किए। मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके बारे में सवाल पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू हो जाएगी। तो करेक्ट उत्तर है यहाँ पे बी। निम्नलिखित में से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का बीड़ा उठाया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्ण नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? उस शासक का नाम बताना है। उस शासक का नाम है यहाँ पे हरिहर प्रथम। हरिहर और बुक्का का नाम आप लोगों ने जरूर सुना ही होगा, जिन लोगों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो हरिहर प्रथम ये भी विजयनगर के संस्थापकों में से एक थे। इनके प्रारंभिक अभियानों में यहाँ पे देखा जाए, प्रारंभिक अभियानों में तो इन्होंने तुंगभद्रा नदी घाटी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। और धीरे धीरे देखा जाए तो तुंगभद्रा नदी ये जो साइड है, कृष्णा नदी की भी सहायक नदी है, धीरे धीरे कोंकण हो गया, इधर मालाबार तट हो गया। इन तट के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण और विस्तार करना शुरू कर दिया। इन लोगों को मौका तब मिला जैसे कि मदुरई के जो अंतिम शासक थे होयसल वंश के वीर बल्लाल तृतीय की मृत्यु के बाद से हरिहर प्रथम को एक संप्रभु शक्ति के रूप में उभरने का मौका मिला। संपूर्ण होयसल का जो क्षेत्र था सीधे इनके शासन में आ गया। तो धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य देखेंगे आगे चल के कई सारे राजवंशों के अंतर्गत आएगा। साम्राज्य इनका बड़ा होता जाएगा, जैसे कि स्लू, तुलू, अराविडू सब आपको ठीक है पढ़ना है। आप लोगों ने नाम जरूर सुना ही होगा। इसके अलावा और भी नाम है, जैसे कि अमोघ वर्ष प्रथम है, राष्ट्रकूट वंश का एक प्रसिद्ध शासक के रूप में मौजूद। और अमोघ वर्ष देखा जाए तो जैनियों का संरक्षक था। उसने उदारतापूर्वक जैनियों के दिगंबर संप्रदाय को, दक्षिण भारत में ध्यान रखिएगा दिगंबर संप्रदाय काफ़ी फेमस हुआ, इनको संरक्षण दिया गया। इसके अलावा और भी नाम है, जैसे कि बीर बल्लाल है, बीर बल्लाल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकेंड है वैसे ही प्रतापरुद्र सेकेंड है। प्रतापरुद्र सेकेंड इन्हीं को रुद्रदेव सेकेंड के नाम से भी जाना जाता है। काकतीय वंश के काफ़ी इंपॉर्टेंट जाने माने ये भी शासक। उसने दक्कन के पूर्वी भाग पर शासन किया, जिसकी राजधानी उस समय वारंगल हुआ करती थी।
वारंगल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। अब यहीं से देखिए प्रश्न कैसे घुमा दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। अभी मैंने बताया था आपको कि एक गलत हो जाएगा। आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और एनी बेसेंट के द्वारा ही भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। 1917 में कलकत्ता सत्र में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट को चुना गया था। और 1898 में देखेंगे, 1898 में तो उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसका 1911 में मदन मोहन मालवीय के साथ संयुक्त प्रयासों से बीएचयू के रूप में, जिसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, उसका समापन भी हुआ। बात करते हैं अगर हम लोग सरोजिनी नायडू की, तो इनको 1925 में कानपुर अधिवेशन में आईएनसी अध्यक्ष बनने का इनको मौका मिला हुआ था। और भारत में प्लेग महामारी के दौरान उनके काम के लिए उन्हें ब्रिटिश कैसर हिंद ये उपाधि हुआ करती थी, कैसर हिंद उपाधि से सम्मानित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बिल्कुल करेक्ट है। 1887 में पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में बदरुद्दीन तैयब जी को यहाँ पे चुना गया था। और वह पहले भारतीय बैरिस्टर थे जो बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, देख पा रहे हैं केवल 2 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की। तो कैबिनेट मिशन देखा जाए तो इंग्लैंड के 3 कैबिनेट मंत्री, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे नंबर 1 नाम है यहाँ पे ए बी अलेक्जेंडर, दूसरा है स्टेफोर्ड क्रिप्स, एक और नाम है पेंथिक लॉरेंस। इन्हीं तीनों लोगों से यहाँ पे बना हुआ था। और इस मिशन का जो उद्देश्य था कि स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाने के लिए मसौदा तैयार करना, अंतिम सरकार की व्यवस्था करना। इस प्रकार यह मिशन भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की तरह था। और कैबिनेट मिशन योजना ने प्रस्ताव दिया हुआ था कि भारत एक संघ होगा जिसमें रक्षा, विदेशी मामलों और संचार से निपटने के लिए पूरी तरीके से सशक्त बनाया जाएगा। केंद्र सरकार और इसकी विधायिका के पास सीमित शक्तियाँ होगी जो वित्त, विदेशी मामलों और संचार से यहाँ पे संबंधित थी। लेकिन इसका सबसे नकारात्मक पहलू यह था कि कैबिनेट मिशन योजना ने प्रांतीय स्वायत्तता के साथ एक कमजोर केंद्र का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ था, जो अक्सर एग्जाम में यहाँ पे पूछा भी जाता है। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों को बढ़ाया। क्या ये लग रहा है कि आपको सही होगा? ये गलत हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि कमजोर और संरचना, जिसमें न्यायालय भी पूरी तरीके से शामिल था। इसने आईसीएस में और अधिक भारतीय प्रदान किए। ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान यहाँ पे था ही नहीं। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1। भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले बनाया गया था। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मंदिरों का नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख पा रहे एलिफेंटा का नाम दिया हुआ है, ठीक है। और धौली में रॉक कट एलिफेंट यही सबसे पहले बनाया गया था। रॉक कट एलिफेंट धौली में अशोक के शासनकाल में 272 ईसा पूर्व से लेकर 231 ईसा पूर्व के दौरान बनाया गया था। शिलालेखों के ऊपर देखेंगे तो चट्टानों पर रॉक कट या फिर इसी को, ठीक है, रॉक कट एलिफेंट भी बोला जाता है, जो कि उड़ीसा की सबसे पुरानी बौद्ध मूर्ति है। इसमें देखेंगे तो पत्थर का हाथी के जानवर के अग्रभाग को दिखाया गया है इतनी शानदार तरीके से काट के। और उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं मौर्यकालीन
मौर्यकालीन कलाओं के बारे में कि जो भी उस समय कलाकार थे कितने, मतलब होता है ना, मतलब तराशना, मतलब बड़े पत्थरों के आकार में एक हाथी को उसमें ठीक है तराशा गया था, आसान नहीं होता है। मौर्यकालीन कला को इंडिकेट करता है। और भी नाम है जैसे कि भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, इसकी तो रचना देखा जाए तो 11वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान किया गया है। यह भी भगवान शिव को समर्पित है। इसे भुवनेश्वर शहर का सबसे बड़ा मंदिर भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण सोमवंशी राजा ययाति के द्वारा, ययाति प्रथम ने करवाया था। और यह कलिंग शैली की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक वैसे ही यहाँ पे महाबलीपुरम में रॉक कट स्मारक 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान पल्लव राजा काफ़ी फेमस पल्लव शासक नरसिंह के द्वारा बनवाया गया था। लास्ट में यहाँ पे उदयगिरी के वराह मंदिर 5वीं शताब्दी के आसपास इसको बनाया गया है। और प्रतिष्ठित वराह जो मंदिर कह सकते हैं मूर्तिकला, जैसे कि पृथ्वी के बचाव की कहानी का यह प्रतिनिधित्व करता है। तो वराह देख रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, मैंने बताया था आपको बी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से समन्ती प्रणाली के आवश्यक तत्व हैं? समन्ती प्रणाली के आवश्यक तत्व है एक बहुत मजबूत केंद्रीकृत राजनीतिक प्राधिकरण और एक बहुत कमजोर प्रांतीय स्थानीय राजनीतिक प्राधिकरण। अब यही आपको समझना है ना कि अगर केंद्रीकृत सत्ता बहुत अधिक मजबूत रहेगी तो ये तो पूरी तरीके से प्रांतों पे कंट्रोल कर लेगी। और जब प्रांतों पे पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा केंद्रीकृत सत्ता के अधीन, तो क्या सामंतवादी व्यवस्था का उदय हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सामंतवादी व्यवस्था का उदय तभी होगा जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होगी, शासक अयोग्य होगा। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हर्षवर्धन के बाद से। हर्षवर्धन जब तक था उत्तर भारत में सामंती व्यवस्था धीरे धीरे अपना फन फैला रही थी, लेकिन बहुत कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात देखेंगे तो मुगलों के आने से तुर्कों के आने के पहले से, अर्थात दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पहले से देखेंगे तो बीच में काफ़ी एक सामंती काल ही आपको नजर आएगा जिसमें उत्तर भारत में केंद्रीकृत सत्ता का अभाव था। वो चीज़ आपको दिखाई देगा। आगे चल के जब दिल्ली सल्तनत का जब फिर से पतन होगा तो भी देखेंगे छोटे छोटे शासक सामंत के रूप में भी उभरना शुरू हो जाएंगे। ठीक वैसे ही देखेंगे मुगल काल का जब पतन होने लगेगा तो उस समय छोटे छोटे शासक अपने आप को सेपरेट कर लेंगे। तो वही शासक छोटे एरिया में जब कंट्रोल करते करते बड़े एरिया पे कंट्रोल लग रहे हैं तो सामंतवाद से धीरे धीरे वे शासक की तरफ मूव कर जा रहे हैं। तो इसीलिए पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भूमि के नियंत्रण और कब्जे के आधार पर प्रशासनिक संरचना का उद्भव। अब ये जो है दो जो ऑप्शन है बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट है। देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन ठीक है कि इसमें होता था कि सेवा या श्रम के बदले में जमीन जोतने से प्राप्त जो भी एक होता है ना रिलेशन, कि सपोज करिए शासक है केंद्र में है, यहाँ पे कोई यहाँ पे ठीक है प्रांतों में या फिर जो भी कस्बे वगैरह वहाँ पे बड़ा कोई लैंड है तो यहाँ पे कोई ना कोई एक ऑनरशिप के रूप में आ जाता था, वहाँ पे एक खेती करवाता था जैसे यूरोपीय व्यवस्था में होता था। मेंस डिमेंस का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे देखेंगे ना तो जो भी रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करके ये शासक को यहाँ पे देता था तो धीरे धीरे एक रिश्ता पूरी तरीके से क्या होता था यहाँ पे डेवलप हो जाता था। तो धीरे धीरे ये संबंध मजबूत होने लगा। अब खुद सोचिए कि अगर ये राजस्व के रूप में शासक को दे रहा है तो शासक जब तक मजबूत रहेगा तब तक ये ठीक है दोनों के बीच जो बंधन है ना स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। शासक जैसे कमजोर होगा इसको लगेगा कि ये पूरा पूरा क्षेत्र का जो शासक हम बन जाए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ सामंतवादी व्यवस्था को एक छोटे शासक के रूप में जो भी सामंत है शासकों से वे मिल रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, शासक की एक्टिविटी देख रहे हैं कि कितना इंडिपेंडेंट है, शानो शौकत की ज़िंदगी जी रहा है, कितना रिस्पेक्ट है। वैसे ही ये भी आकांक्षी होते थे। कौन? सामंती लोग। तो सामंती स्वामी और उनके अभिभार के बीच प्रभु वासनल संबंध का निर्माण, ये भी करेक्ट ही है यहाँ पे।
क्योंकि जमींदारी व्यवस्था का भी मैंने जिक्र किया हुआ था। जमींदारी प्रणाली को ही अक्सर देखा जाए तो सामंती जैसी व्यवस्था के रूप में माना जाता है, जिसमें भूमि के नियंत्रण और कस्बे के आधार पर प्रशासनिक संरचना शामिल था। और मूल रूप से देखेंगे तो जमींदारी प्रणाली को किसानों से कर लेने के पूर्व औपनिवेशिक काल में ही यहाँ पे पेश किया गया था, और यह औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन के दौरान तक जारी रहा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सामंती स्वामी और उनके अभिभार के बीच प्रभु वात्सल संबंध का निर्माण, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2 और 3। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस नरमपंथियों और चरमपंथियों में विभाजित हो गई? नरमपंथी और चरमपंथियों में विभाजित हो गई। कब हुआ था ये? स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही हुआ था, जब करजन के द्वारा 1905 में जुलाई 1905 में आह्वान किया गया था, तभी ये चीज़ें फैलने लग गई थी। बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बिल्कुल ही मतलब देख पा रहे हैं ना, स्वदेशी पर बहिष्कार मतलब किसका? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके भारतीयों को एकीकरण करने का प्रयास किया जा रहा था। भारतीयों को एकीकरण करने का प्रयास किया जा रहा था ताकि हिंदू मुस्लिम पूरी तरीके से यूनाइट रहे, आत्मनिर्भर रूप में बने रहे, आत्मनिर्भर स्वयं सहायता के रूप में बने रहे। इसीलिए तिलक के द्वारा इसे बहिष्कार युग भी बोला गया। वंदे मातरम इस आंदोलन का प्रमुख गीत भी बन गया था। और बहिष्कार आंदोलनों के साथ साथ देखेंगे तो स्वदेशी आंदोलन का जो उद्देश्य था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, विकल्प के रूप में स्वदेशी को बढ़ावा देना, भारतीय वस्तुओं को अपनाना। तिलक द्वारा शिवाजी और गणपति उत्सव का आयोजन करना, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रक्षाबंधन मनाना, स्वदेशी संदेश को जन जन तक पहुंचाना। और इसी दौरान देखेंगे तो अरविंदो घोष के द्वारा राष्ट्रीय बंगाल कॉलेज की स्थापना की। 1906 के आसपास राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रकृति को भी बदल दिया और सूरत अधिवेशन में समस्या को लेके, अध्यक्ष को लेके, या फिर जो भी कह सकते हैं, जो एक अविश्वास का जो दौर था नरमपंथी और गरमपंथियों में, वो देखने के लिए मिला। और फाइनली 1907 के सूरत अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी पूरी तरीके से सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, जिसने स्वदेशी आंदोलन को एक तरीके से कमजोर करने का भी कार्य किया था। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो देखिए, मेरे ख्याल से यूपीएससी का प्रश्न है ये, ठीक है। 2016 के आसपास इसको पूछा गया था और उस समय देखा जाए तो ओडिया को यहाँ पे लाया गया था, ठीक है। ओडिया करेक्ट ही उत्तर होगा। शास्त्रीय भाषा देखिए क्या होती है कि जो भी प्राचीन साहित्यिक जो ग्रंथों का ही एक निकाय, एक कलेक्शन है, जिसने वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यांकन, ठीक है, अब विरासत के रूप में ही माना जाता है। और साहित्यिक परंपरा पूरी तरीके से मूल है यहाँ पे, कहीं से इसको कॉपी नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे भाषा समुदाय से उधार लिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट भाषा है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, तमिल, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, ओडिया है, ये सारे शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत ही इसको कैटेगराइज किया है। तो उस समय देखेंगे तो ओडिया को 2014 में शामिल किया गया था, इसीलिए प्रश्न पूछा गया है। मराठा को भी काफ़ी जोर शोर से मांग उठती रहती है करने की। और जितने भी शास्त्रीय भाषा को देखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। और संस्कृति मंत्रालय शास्त्रीय भाषाओं के लिए दिशा निर्देश प्रदान करने वाला एक नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। कलमकारी पेंटिंग से तात्पर्य है, कलमकारी पेंटिंग से तात्पर्य क्या है? दक्षिण भारत में एक हाथ से चित्रित सूती वस्त्र। संयोगवश देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कलमकारी नाम की उत्पत्ति फारसी शब्द यहाँ पे कलाम से हुई है, कलमकारी।
कलम का मतलब कलम है, जो भी हम लोग हाथ से लिखते हैं, और कारी का मतलब क्या है, जो शिल्प कौशल को यहाँ पे दर्शाता है। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में इस प्रकार की कला के लिए विशेष तौर पे जाना जाता है। प्रमुख रूप है इसका श्रीकालहस्ती और मछलीपट्टनम कलमकारी। इसमें देखेंगे तो जो भी सूती कपड़ों में हाथ से मतलब इतनी शानदार तरीके से इसमें डिजाइन बनाया जाता है, काफ़ी प्राचीन शैली है, जो प्राकृतिक रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। कुल मिला के देखा जाए तो इस कला का उपयोग मुख्य रूप से कलमकारी कलमकारी साड़ियों को बनाने के लिए बहुत आयत रूप में किया जाता है। मार्केट भी इसका अच्छा खासा डिमांड बना रहता है।